Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स ऑन एनसीईआरटी, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आ गए हैं स्टैंडर्ड 9th के एनसीईआरटी के अंदर। और मैं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री को जब शुरू किया था तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस आइडियोलॉजी। अगर आपको ये आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ये एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि दुनिया के ऊपर उनका शासन रहेगा साहब, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया एक कॉलोनी हुआ करती थी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया यूज्ड टू बी अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटिश, उसी तौर के ऊपर बहुत सारी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की गई थी बाय द यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी का असर भारतीय समाज के ऊपर, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उसके ऊपर क्या पड़ता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर, रीजन मेंस के अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी थोड़ी बहुत तो यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर कॉलोनाइजेशन करके एक टॉपिक दिया हुआ है। दे हैव गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कॉलोनाइजेशन। एंड यू माइट बी अवेयर, कॉलोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया थी जहाँ पे जंगल के अंदर बहुत सारे या हम लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को कैप्चर किया गया था बाय द यूरोपियन कंट्रीज। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मोस्ट वेलकम है आप लोग को ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नए नए जुड़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन एफ्लॉन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। मेरा जो खास करके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स है उसके लिए जाना जाता हूँ। यहाँ आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस, अगर आपको पता होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड ये प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं। ये जितने भी एजुकेटर्स हैं, इनके द्वारा आपके जो भी कोर्सेज है वो सब आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर अटेंड कर सकते हो। जैसे कि मेरा कोर्स है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, अभी चालू है। और ये इनफैक्ट मैंने 10th अक्टूबर को शुरू किया था, 29th अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा। लाइव क्लासेस खत्म हो जाएंगे, बट आप जरूर से इसको रिकॉर्डेड में देख सकते हो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पीएन लाइव डिस्काउंट कोड यूज करना है। ये डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यू विल गेट 10% रिडक्शन इन द फीस एज वेल, एंड इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। अब प्लस का फायदा क्या है कि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विज मिलते हैं, और अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को आप देख पाओगे। जहां मन किया वहां पे देख सकते हो, क्योंकि एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, और जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं वो तो आप अटेंड करोगे ही। इसके अलावा इंडिया के 100+ एजुकेटर्स जो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को, उन सब के कोर्सेज भी अटेंड कर पाओगे। हिस्ट्री के अंदर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलते हैं। इट्स रिगार्डिंग दी एंशियंट, मिडीवल, मेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पॉइंट्स। एंड यहाँ पे मैंने करीबन 2000 से भी ज़्यादा स्लाइड्स के द्वारा ये पूरा का पूरा हिस्ट्री को कवर किया है। तो यू कैन इमेजिन कि 2-2,500 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल की जाएगी जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे। और ये सब के द्वारा आप पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन करनी है, आप आराम से आइए, एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए। हम आपके लिए बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। बशारदा शर्त एक ही है कि आपको खाली इनफैक्ट पीएन लाइव कोड यूज़ करना है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो डिस्काउंट कोड इसको ज़रूर से यूज़ करिएगा। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। अपना जो गोल है उसको यूपीएससी सीएसई के ऊपर चूज करना है। एंड फाइनली आपको अभी सब्सक्रिप्शन के लिए 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब याद रखेगा कि जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन, और दूसरा जो मिलता है वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फ़र्क यही है कि प्लस के अंदर आपको जो स्टडी मटेरियल से लेके वो सब मिलता है, आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोर्स भी मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन की अभी फीस जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। आप अगर आज की तारीख में सब्सक्रिप्शन लोगे, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन टुडे और बिफोर 31st ऑफ अक्टूबर 2020, तो आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। यूपीएससी सीएसई के अंदर जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल की प्रिपरेशन, ये दोनों की दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी। इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 31st ऑफ अक्टूबर, 31 अक्टूबर के पहले अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको 49,500 इज 1 ईयर्स फी। और 49,000 1 ईयर की फी के अंदर अगर आपने पीएन लाइव कोड यूज किया है तो आपको 10% डिस्काउंट होते हुए 44,500 में प्रीलिम्स के अंदर मेंस प्लस ऑप्शनल एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वन कोर्स, ठीक है। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स की है 72,000 एंड इट विल बी कवर्ड एट 64,800 फॉर ऑप्शनल एज वेल। एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड 90,000 बेसिकली फॉर 3 ईयर्स, जिन जिन लोग अभी 12th के बाद कर रहे हैं।
आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो 3 साल में 81,000 के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल हर एक की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक ही है, आप याद रखेगा कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पीएन लाइव यूज़ करना है। 31 अक्टूबर के बाद आपकी ये जो ऑप्शनल है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शनल अभी ही खाली एक है ना प्रमोशंस के लिए आपके लिए अवेलेबल है। इसके सिवाय आप दूसरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको पर्सनल कोच अलॉट किया जाता है। इसमें भी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल है। यू कैन टेक 1 ईयर फॉर 69,500 यूजिंग रेफरल कोड पीएन लाइव, आपको 62,500 के अंदर कवर होगा, या 96,300 आफ्टर 10% डिस्काउंट एंड 1,26,900 आफ्टर दी 10% डिस्काउंट। ठीक है, 1,26,000 में आपको पर्सनल कोच के साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल हर एक चीज का कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, और 3 साल तक आपको कवरेज मिल रहा है, मतलब दैट इज अराउंड 40,000 रुपीज अ ईयर। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि कंपेरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, 3 साल तक आपको एक्सेस मिलेगा। खाली एक इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, या आप लैपटॉप जिसमें भी यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है आपके लिए कि 31 अक्टूबर तक आप जो भी जनरल स्टडीज की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी है वो इसके साथ इंक्लूड करा दी जाएगी। जैसे 49,500 इज द फीस फॉर जीएस एंड ऑप्शनल बोथ, और इसमें भी अगर आपने 10% डिस्काउंट यूज किया तो 1 साल का 44,500 रुपीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि अगर आपने 31 अक्टूबर के बाद अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, इफ यू टेकन द सब्सक्रिप्शन आफ्टर 31 अक्टूबर, तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ेगा। अब आप देखिए कि महंगा कितना हो जाता है। ठीक है, 49,500 प्लस 27,500, 77,000 रुपीज विल बी अल्टीमेट कॉस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ। आपको 44,500 के अंदर हर एक चीज कवर मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो पूरी तरह से आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग ऑप्शनल्स यूपीएससी के अंदर करवाए जाते हैं, पबएड, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंक्लूडिंग देयर आर मेनी लिटरेचर सब्जेक्ट्स एज वेल। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी बोल रहे थे कि सर आप ऑप्शनल चालू करिए, तो इनफैक्ट मैं भी प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर के अंदर हो सके तो ऑप्शनल भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर कराऊंगा। पर जनरल स्टडीज के कोर्सेज तो मेरे रहेंगे ही, आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो, आपके लिए बहुत फायदे कारक होगा। अगर आपको इंडिविजुअल ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल, तो आपको बेसिकली यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए 27,500 देने हैं और जनरल स्टडीज़ के लिए 49,500 है। ठीक है, ये जो फीस है आफ्टर 31 अक्टूबर होगा। 31 अक्टूबर के बाद अगर आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन लोगे, इसके पहले मैं कहूँगा कि पहले ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्रीलिम्स, ऑप्शनल, मेन सब कुछ अलग हो जाएगा, वरना तो क्या होगा कि जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन अलग से होगी, ऑप्शनल की प्रिपरेशन अलग से होगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, और जब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो भूल मत जाना रेफरल कोड पीएन लाइव लगाना। ठीक है ना, तो पीएन लाइव को हमेशा आपको यूज करना है ऑलवेज वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमिक पर कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में अगर आपको देखना है तो यू कैन अटेंड द डेमो क्लासेस, जिसे हम लोग स्पेशल क्लास के रूप में पहचानते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल क्लास के ऊपर जाना है, सर्च करके मेरी प्रोफाइल के अंदर। वहाँ पे आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कराया हुआ है। उन सब क्लासेस को आप देखोगे तो आपको काफ़ी एनरिचमेंट और काफ़ी मज़ा आएगा। आपको यू विल एंजॉय दैट प्रिपरेशन, आपको काफ़ी एडवांटेजेस रहेंगे इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है, आप ये सब क्लासेस को भी देखते रहिए, काफ़ी एडवांटेजेस आपके लिए रहेगा। इसके सिवाय आपको यूपीएससी के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि अनअकैडमी के ऊपर कैसे तैयारी की जाती है, सर डाउट्स हमको पूछेंगे या पूछने का कैसे रास्ता होगा, तो अगर आप यहाँ फोटोग्राफ देख रहे हो तो दिस इज़ द कमेंट सेक्शन, और ये कमेंट्स के अंदर लाइव डाउट्स और जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं स्टूडेंट्स के ले लेता हूँ, वहाँ पे लाइव क्लास के अंदर ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। मोस्ट वेलकम है आप लोग को, आ जाइए। स्टैंडर्ड 9th के एनसीईआरटी का हम लोग सेक्शन 2 शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। ये लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ के अंदर जो उसका चैप्टर नंबर 4 है, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास के अंदर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अब याद रखेगा कि इसके बारे में जब हम लोग सेक्शन 2 की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि ये चैप्टर्स के अंदर हम लोग फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग, जो जंगल में रहने वाले लोग,
जो खेती करने वाले लोग हैं, खास करके जो पेस्टोरलिस्ट है, जिनका बेसिकली पशुधन के ऊपर अर्थव्यवस्था चलता है, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर चलता है, उन सब की जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन आता है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास के अंदर आज जो हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसमें कैसे चेंजेस आने की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो हमको लगता है कि इवन आज के तारीख के अंदर जो भी मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दिख रही है, पर उसके पीछे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके पीछे जो पहले से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ के अंदर जीने वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी जानना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि यूपीएससी के अंदर जो मेंस है, मेंस के अंदर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन उसने डाला हुआ है। उसमें कॉलोनाइजेशन करके एक टॉपिक डाला हुआ है। इफ यू सी द सिलेबस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखा होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर कॉलोनाइजेशन करके एक टॉपिक डाला हुआ है। और ये जो कॉलोनाइजेशन का टॉपिक डाला हुआ है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है कि कैसे इनफैक्ट है ना दुनिया के इतिहास को या दुनिया के ऊपर कैसे शासन व्यवस्था बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने काम किया था और किस तरह से जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर असर किया था, या बेसिकली जो खेती करने वाले लोग थे उनको कैसे टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग को यही देखना है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके अलग अलग जीने के तरीके हैं, वे ऑफ लाइफ जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ की, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। 19 सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, जो शिप बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है, रेलवेज़ का डेवलपमेंट होता है, उन सब डेवलपमेंट के कारण जंगल के अंदर जो खास करके टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके अंदर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब रेलवे बनेगी तो रेलवे के लिए लकड़ा चाहिए होगा, जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो इंडस्ट्रीज के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। जब उस टाइम पे दुनिया के अंदर शिप बिल्डिंग का एक बहुत ही बड़ा मेनिया शुरू हुआ था 19 सेंचुरी के मिडल तक आते आते, क्योंकि पूरी दुनिया को ढूंढने की शुरुआत होती है, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण आपकी ये फॉरेस्ट का पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। ठीक है ना? तो वी सी कि ये जो नई नई डिमांड थी, ये नई नई डिमांड के कारण जंगल में रहने वाले जो लोग थे, फॉरेस्ट पीपल जो थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी। और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट को ही ये चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे साहब। ठीक है, किस तरह से अंग्रेज वो भारत के ऊपर आते हैं, उन्होंने जंगल के ऊपर कानून पास करने की शुरुआत की, उन्होंने जंगल को बेसिकली मैपिंग किया, झाड़ पान को क्लासिफिकेशन किया, जंगल के अंदर कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तरफ दुनिया को लेके गए। ठीक है, और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज अपने लिए यूज किए, ना कि जंगल के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। और इसी के कारण हमको यही देखने को मिला कि जब फॉरेस्ट के रिसोर्सेज ये लोग अपने लिए यूज करते हैं और जंगल में रहने वाले लोगों के लिए नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें इनफैक्ट इसके कारण इशू क्रिएट करेगी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल बदलेगी तो पूरी पूरी दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर अलग अलग प्रकार के रिबेलियंस हमको मिलेंगे। ये रिबेलियंस बेसिकली फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों ने किए थे अगेंस्ट द कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, तो ये इंडियन हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर यूपीएससी चाहती है तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकती है प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर, क्योंकि एक तो वर्ल्ड की ट्राइब्स, इंडिया की पॉपुलेशन की पूरी जो आइडिया है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। दूसरा पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि दुनिया के कौन से कोने के अंदर या कहाँ कहाँ पे आपकी जो फॉरेस्ट लाइफ है, ये फॉरेस्ट लाइफ को इम्पैक्ट किया गया था बाय द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिज्म नाम की एक विचारधारा है, ये चैप्टर के शुरुआत के अंदर लिखी गई है। ठीक है, तो मुझे आपको बताना है कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म पहले, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि वाई कॉलोनियलिज्म, एंड तीसरा मैं बताऊंगा कि हाउ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो सुनिएगा थोड़ी मेरी बात, यू ट्राई टू लिसन इट आउट। देखिए, हम लोग जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करें एनसीईआरटी में बहुत एनालिटिकल कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें फैक्ट बहुत ही कम मैं बोलता रहता हूँ। एनसीईआरटी में जो फैक्ट होती है वो ज़्यादा बोलता हूँ और हो सके उतना एनालिटिकल चलता हूँ। एनालिटिकल चलने के पीछे का कुछ कारण है। मैं एनालिटिकल क्यों चलता हूँ उसके पीछे बहुत स्ट्रक्चरल मैं रीजंस बताऊंगा आपको। उनमें से एक फंडामेंटल रीजन है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो कीवर्ड से आती है, और यूपीएससी आजकल ये कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस भी निकालता है। वो पीटी के अंदर भी क्वेश्चन निकालता है, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन निकालता है। और ये प्रीलिम्स मेंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट ना हो, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन डज नॉट गेट क्रिएटेड
इसके लिए ही मैं आपको इसके कीवर्ड्स को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है, समझ में आया कि नहीं आया। और ये आइडियोलॉजी क्या कहती है, ये कहती है कि एक मदर कंट्री जो है, एक मदर कंट्री दूसरे एरिया को कैप्चर करके उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसका यूज़ करेगी, उसका रिसोर्सेज का उपयोग करेगी और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको अपने काबू में ले लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी। ये कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी है। वेयर यू गो इन अ फॉरेन लैंड, जब आप कोई फॉरेन टेरिटरी में जाते हो तो फॉरेन टेरिटरी में जाने के बाद वहाँ के स्थानिक लोगों को अपने फेवर में लेने की कोशिश करना, उनकी ज़मीन, उनकी जंगल, उनकी जायदाद को अपने फेवर में ले कोशिश करना, ये एक बेसिकली कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी है। ये क्यों उभर के आई थी कॉलोनियलिज्म? तो अगर आप देखोगे, कॉलोनियलिज्म उभर के आती है क्योंकि जब डिस्कवरी होती है सी रूट्स की, अगर आपको पता होगा तो डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टुक प्लेस इन अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा, या अगर आपको पता होगा कि जब मिडिवल वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं तो इटालियंस और टर्किश ऑटोमैन लोग थे जिन्होंने समुंदर का रास्ता रोका था। दे स्टॉप द सी रूट फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन साहब, ठीक है ना। जो ज़मीन का रास्ता था वो रोक दिया था, उसके बाद पूरा चित्र बदल जाता है दुनिया के इतिहास के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स है वो सब इश्यूज यहाँ पे होंगे। एंड इसके कारण ही हमको देखने को मिला कि दुनिया के अंदर फिर एक वो है ना कि दौड़ लगती है, एक कंपटीशन लगता है, जहाँ सब कंट्रीज देख रहे हैं कि भी हमको भी इंडिया को जाना है, हमको कहीं और जाना है साहब, ठीक है ना। ये कैसे होता था? तो जनरली ये प्रोसेस होता था, ये प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन के रूप में पहचानते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होता था? कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए कॉलोनाइजेशन किया जाता था। ये कॉलोनाइजेशन के अंतर्गत हमको एस्टेब्लिशिंग ऑफ कॉलोनीज मिलेगी। क्या मिलेगा? एस्टेब्लिशिंग ऑफ कॉलोनीज मिलेगी, छोटी छोटी कॉलोनीज की स्थापना करना। साथों साथ हम लोग यही प्रोसेस को जब समझने की कोशिश करेंगे, वेन एवर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेस ओनली, तो हमको एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि वहाँ पे फॉरेन पॉपुलेशन को सेटल करना, फॉरेन पॉपुलेशन को सेटल करना और नेटिव पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। या नेटिव पॉपुलेशन जो है उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना और उनके रिसोर्सेज को ले लेना, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो नेटिव पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइटेशन, उनकी जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज का मिसयूज करना, उनका दुरुपयोग करना, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये जितनी भी टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स को पढ़ाने के पीछे का इंटेंशन मेरा यही है कि कॉलोनियलिज्म जो विचारधारा है वो क्या कहती है, पहले आप समझिए। जब दुनिया के अंदर कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी प्रोपोगेट होने की शुरुआत हुई, तो ये जो यूरोपियंस थे ये इंडिया में भी आए। ये यूरोपियंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये चले जाते हैं अफ्रीका के अंदर, ये यूरोपियंस चले जाते हैं अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, और सब जगह के ऊपर इन्होंने अपनी जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया चालू की। उसके कारण वहाँ पे जंगल में रहने वाले जो नेटिव लोग थे उनका बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, उनको परेशान कर दिया गया, उनको पूरी तरह से वो है ना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये चैप्टर का क्रक्स यही कहता है कि भाई कॉलोनियलिज्म के कारण किस तरह से फॉरेस्ट सोसाइटी को पूरी तरह से एनिहिलेट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। जब ये चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंगली हमको बताती है। एनसीईआरटी पूछती है कि देखिए अपने आजू बाजू में थोड़ा बहुत ट्राई करिए और बताइए कि आपके आजू बाजू में क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। सो ये कहता है कि आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। हाँ, दिस माइट बी द बुक्स, दिस माइट बी द डेस्क एंड टेबल्स, द विंडोज, द डोर्स, क्लॉथ, स्पाइसेस, टी, इनफैक्ट है ना, अगर आप समझने की कोशिश करें, कॉफी, गम, रबर, एवरीथिंग अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट के अंदर आया। इंक्लूडिंग आपके यहाँ पे चॉकलेट्स के अंदर जो ऑयल आता है वो भी आपको फॉरेस्ट के अंदर से मिलेगा, क्योंकि जो सेल सीड्स है वहां से निकलता है। या अगर आप देखोगे लेदर के अंदर आपको जो टैनिन का यूज होता है, जिसके द्वारा आप लेदर का, चमड़े का फॉर्मेशन करते हो, वो भी जंगल से मिला। या घर के अंदर कोई आपको कुदरती आयुर्वेदिक जो भी जड़ी बूटी मिल रही होगी, हर्ब्स मिल रहे होंगे, वो भी फॉरेस्ट के अंदर से मिला है। तो कहानी ये है कि आज की तारीख के अंदर दुनिया के कोई भी हिस्से में चले जाओ, जंगल मतलब जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है, ये फॉरेस्ट के रिसोर्सेज से हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों, याद रखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। दूसरा, मेंस का क्वेश्चन भी निकला जा सकता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। सो बोथ द केसेस दे कैन आस्क, ये लोग है ना, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
एंड दे कैन आस्क यू आइदर इन द प्रीलिम्स आइदर इन द मेंस, दोनों पर्सपेक्टिव के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात की गई है और जो फॉरेस्ट के अंदर से हमको जो भी चीज़ें हमको मिल रही है वो कहाँ से इनफैक्ट चीज़ें उभर के आती है, ठीक है। तो चाहे बाम्बू हो गया, फ्यूल वुड हो गया, चारकोल हो गया, फ्रूट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हर एक चीज़ हमको यहाँ से मिलती रहेगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस एनसीईआरटी कहती है कि अमेजोन फॉरेस्ट हो कि वेस्टर्न घाट्स हो, इंडिया के अंदर पश्चिमी घाट हो, 500 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हमको एक ही फॉरेस्ट के पैच के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप एक पट्टे के अंदर जंगल के अंदर निकलोगे तो यू विल फाइंड मोर देन 500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो दिस थिंग शोज कि क्या उसका सिग्निफिकेंस था और किस तरह से फॉरेस्ट के अंदर से इनफैक्ट है ना जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। अब आप समझने की कोशिश करिए साहब, ठीक है। आज की तारीख में इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया। एक्चुअली आप थोड़ा अगर आपको थोड़ा पता होगा तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये ऐसे तो आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन है, बट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की खासियत ये है कि वहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल पॉपुलेशन के अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल मिलेगी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर, इंक्लूडिंग कुछ कुछ तो एंडेमिक होगी, मतलब वही रीजन से होगी, और कुछ कुछ बायोडाइवर्सिटी कंडीशन ऐसी होगी जो एक्सटिंक्ट होने की कगार के ऊपर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका बहुत ही, और फॉरेस्ट के अंदर से जो मिलने वाली चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है साहब, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से डेटा दिया हुआ है। ये डेटा के अंदर लिखा गया है कि एक टाइम था जब बिटवीन 1700 टू 1995 के बीच में 1700 से लेके 1995, मतलब कितना साल हुआ, ऑलमोस्ट 295 ईयर्स के आसपास का पीरियड मिलता है। ये 300 साल के पीरियड के अंदर करीबन 14 मिलियन स्क्वायर्स और 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया was cleared for industrial use, cultivation, pastures and fuel wood। तो यू कैन इमेजिन कि एक समय के ऊपर जंगल से हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। ये सब चीज़ें इनफैक्ट हमने और गेन करने के लिए और हमारी जो मटेरियलिस्टिक भूख थी उसको अचीव करने के लिए क्या कंडीशन कर दी, जंगल को साफ किया। और जंगल को जो साफ करते हैं वो प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे, व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। अब आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ, और मैंने आपको बताया कि जब कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होगा साहब, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, तो सबसे पहले हमने देखा कि कंपनी आती है एक व्यापारी के रूप में, कंपनी केम एज ए ट्रेडर, राइट साहब, ठीक है। सो कंपनी जब ट्रेडर के रूप में आई तो उस टाइम पे तो कॉलोनाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, ठीक है। पर कंपनी ने 1757 के बाद, अगर आपको पता होगा, तो पॉलिटिकल पावर गेन किया कि नहीं किया साहब, है ना। तो कंपनी ने जब पॉलिटिकल पावर गेन किया और इनफैक्ट इंडिया के ऊपर दबदबा एस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद ब्रिटिश ताज ने ले लिया, द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ईयर 1857। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वी द पीपल के हाथ में जब पावर आता है, जब हमारे हाथ में पावर आया 1947, तब तक इंडिया के बहुत सारे, मैं कहूँगा कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से टारगेट किया था। क्यों? क्योंकि वी वर पार्ट ऑफ द कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। हमारी जो जो उपयोग होता था वो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के तहत होता था। हमारा ऊपर जो पूरा का पूरा राज करने का और जो नियंत्रण करने की जो पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी, उसमें कॉलोनियल प्रैक्टिसेस का बहुत बड़ा रोल प्ले था। क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी जंगल के रिसोर्सेज थे, उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करने का गोल जो था वो अंग्रेज़ों का रहा है। वो चाहे लकड़े के लिए हो, वो चाहे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, वो चाहे ब्रिटेन के अंदर और भारत के अंदर उनकी जो रेलवेज की डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज थी उसके लिए हो, पर कहीं जगह हो साहब, ठीक है ना। जंगल के जो भी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सबको पूर्ण रूप से एक्सप्लॉइट करने का काम आपको अंग्रेज़ों के द्वारा मिलेगा। और इसी के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर जब कॉलोनियाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, तो हमको देखने को मिला डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा साहब, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन की जब हम लोग बात करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफॉरेस्टेशन, तो आपको पहला तो क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन साहब, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म का सबसे एक फंडामेंटल आउटपुट, या मैं कहूँगा कि जो आउटकम है वो डिफॉरेस्टेशन के रूप में है। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, दे कैन आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वर्ल्ड।
दुनिया या भारत के ऊपर बेसिकली जब कॉलोनाइजेशन चलता है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ती है, तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है। जंगलों का साफ करना, द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन साहब। तो पहली इम्पैक्ट तो आपकी ये होती है। अब डिफॉरेस्टेशन एक आज का प्रॉब्लम नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, आज हम लोग प्रश्न उठाते हैं कि देखो ग्लोबल बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, बट सच्चाई ये है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये बहुत सदियों पहले ये शुरू हो गया था। द प्रोसेस वॉज स्टार्टेड मैनी सेंचुरीज अगो साहब, ठीक है। और उसमें भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई और उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद तो ये प्रोसेस बहुत सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव हो जाता है। सिस्टमेटिक होने का मतलब है कि सरकार ने आके आदिवासियों के ज़मीन, उनकी जंगल, उनकी जायदाद, उनकी जो भी ओनरशिप थी वो सब छीनने की कोशिश की और बहुत ही लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होने की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको देखने को मिल रहा है कि जैसे ही आपके ब्रिटिश अथॉरिटी पावर के ऊपर आए, जैसे ही अंग्रेज लोग पावर के ऊपर आते हैं, इंडिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ जाएगा साहब, ठीक है। तो ये सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे पूछा गया है ये चैप्टर के अंदर कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो अगर आप यही चीज़ को एनवायरनमेंट के अंदर लिखते तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पर मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिफॉरेस्टेशन के कोशिश क्या क्या हुआ करते थे साहब, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन के एक कॉजेज के अंदर हमको मिलेगा वो है लैंड क्लियरिंग। क्या मिलेगा? लैंड क्लियरिंग। अब ये क्या टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट एंड व्हाई लैंड क्लियरिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेजर पर्सपेक्टिव जहां से आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। अब आप समझने की कोशिश करिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हम लोग जमीन की बात करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंड, जब हम लोग जमीन की बात करेंगे तो लैंड क्लियरिंग के अंतर्गत हमको क्या चीजें मिल रही है, व्हाट डू वी फाइंड साहब। लैंड क्लियरिंग के अंतर्गत हमको एक चीज मिल रही है कि व्हेन द ब्रिटिश सेटल्ड इन इंडिया एंड व्हेन दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, तो उन्होंने जंगल साफ करने शुरू कर दिए। अब क्यों साफ करने थे? क्योंकि इनको जमीनें साफ करके उसको इम्प्रूव करना था, और इम्प्रूव करने के बाद वहां से एग्रीकल्चर को, और मैं कहूँगा कि अपना जो कमर्शियल फार्मिंग जो था वो कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ाना था। समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है या कमर्शियल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, समझे कि नहीं समझे, है ना। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या कमर्शियल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो इसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ जाता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का एक फंडामेंटल कारण जो था वो था आपका लैंड्स टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ा आपको चैलेंज मिलता रहेगा साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि इंडिया के अंदर लैंड को इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों हमको फार्मिंग के अंदर ज़्यादा ज़मीनें इंक्लूड करनी थी। उसके पीछे का कारण एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी कहती है कि इन द ईयर 1600, मतलब अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई भी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई दोस्तों 1608 के आसपास का पीरियड है साहब, ठीक है। 1600 का पीरियड था, मतलब मुगल्स पावर के ऊपर थे। तब 1/6 ऑफ द इंडिया के अंदर खाली और खाली खेती होती थी। यू कैन इमेजिन कि इंडिया के अंदर खाली और खाली 16% के आसपास का एरिया था जहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। यू कैन सी कि बाकी इंडिया पूरा का पूरा जंगल के जैसा होगा। जंगल का मतलब यही होगा कि खेती नहीं होगी, और जहां एग्रीकल्चर नहीं होता है वहां पे आपको सेटलमेंट भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट आर बेसिकली कोऑपरेटिव ऑफ ईच अदर। जहां खेती होती है वहां पे ही लोग सेट होते हैं, आजू बाजू में गांव बसेंगे, गांव के आजू बाजू में है ना खेत बसेंगे, ये दोनों एक दूसरे के है ना, क्या कहते हैं कि हम लोग काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ऊपर है, ठीक है। तो उस टाइम पे ज्यादातर एरिया आपकी खेती के अंदर नहीं था। मुगल्स नो डाउट इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलप कराने की बात करते हैं, पर पॉपुलेशन कम थी, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर करीबन आधी से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है टोटल लैंड मास से। इंडिया का जो लैंड मास है उसमें से ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो लोग हैं वो कल्टीवेशन के अंदर आ गए, मतलब एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि इंडिया की, अगर मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली, इंडिया की जो टोटल लैंड मास है उसका 50% एरिया एग्रीकल्चर में आ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जंगल, बहुत सारे आपके खेत खलियान बनाने के लिए आपने है ना जंगल को साफ किया होगा, बहुत बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। अब ये क्यों हुआ, वाई दिस थिंग टुक प्लेस साहब, ठीक है। तो उसके पीछे एक कारण है पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। अब देखिए 1600 की साल में पॉपुलेशन ज़्यादा थी नहीं,
1600 की साल के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, इसके लिए हम लोग को बेसिकली प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो भी बनता था वो खेती के अंदर से चल जाता था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। पर धीरे 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 जैसे समय आगे चलता रहता है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड एज एंड व्हेन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण फूड की डिमांड भी बढ़ेगी साहब, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी होगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो एक्सपांशन है वो बोने की शुरुआत होती है, आपके जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट को साफ करने का प्रोसेस शुरू होता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को देखने को मिलता है क्या है, नई ज़मीनों के ऊपर लोगों को सेटल कराया जाता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि एक तो पॉपुलेशन आपका मेजर रीज़न था, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ा है तो जंगल साफ हुए हैं और डिफॉरेस्टेशन होता है। पॉपुलेशन के सिवाय एक कारण आपको मिलेगा, वो है कॉलोनियल पीरियड साहब, ठीक है। अब कॉलोनियल पीरियड के अंदर डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, ये तो पॉपुलेशन तो जेन्युइन कारण है, समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि वस्ती बढ़ती है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है। अगर आपको ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है तो इट मेक सेंस कि आप कैसे भी करके उनको आगे पीछे करके भी सेटल कराइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा साहब, ठीक है ना। तो एक तो बहुत प्रैक्टिकलिटी है। अब प्रॉब्लम ये था कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने एंकरेज कराया लोगों को और फार्मर्स को, कहा कि आपको कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना है, जूट, शुगर, वीट, कॉटन, वैसे कमर्शियल क्रॉप्स। अब आप समझने की कोशिश करिए, अंग्रेज़ों ने भारत में आके क्या किया साहब, ठीक है। तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पहले दो तरह से चलता था, लेट मी एक्सप्लेन यू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर साहब, ठीक है। तो जब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस चलती थी, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की खासियत ये थी कि हम लोग सब्सिस्टेंस बेस एग्रीकल्चर करते थे। किसके बेस में? सब्सिस्टेंस बेस के ऊपर। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि जितना हमारी नीड होगी उतने हिसाब से हम लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे साहब, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो हमने फूड क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया था, जितनी पॉपुलेशन को खाने की ज़रूरत है उतनी ही खेती होगी। और इसी के कारण क्या होता था कि लैंड एक्सपांशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड चलेगा, समझे कि नहीं समझे। जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब तब ही हम लोग बेसिकली जंगलों को साफ करेंगे। पर होता क्या है कि जब से कॉलोनी के रूप में इंडिया कन्वर्ट हो गया, किसके रूप में? मैंने आपको बताया कि जब से इंडिया के अंदर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ये कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के कारण हमको क्या देखने को मिला? व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर साहब? बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, वी फाइंड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर ऑन द ब्रिटिश रूलर्स, इन सब ने आके इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर एक नया आइडिया डाला, जिसे हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो बेसिकली मार्केट के अंदर बेचे जाते हैं, और मार्केट के अंदर बेचने के बाद आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलता है, समझे कि नहीं समझे। तो आज की तारीख में जब मैं कैश क्रॉप की बात करता हूँ, व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड और मेक यू अवेयर अबाउट द आइडिया ऑफ कैश क्रॉप, तो इसके कारण क्या होगा आप मुझे बताइए, यू ओनली टेल मी कि व्हाट विल हैपन। इंडिया के ट्रेडिशनल लोग जो थे, हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, वो बेसिकली उतनी ही एग्रीकल्चर के ऊपर चल रही थी जहां पे उसकी ज़रूरत थी। पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली अगर आप देखोगे तो कैश क्रॉप्स को ग्रो करवाना शुरू कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब कैश क्रॉप्स को ग्रो करवाना शुरू करती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगी, तो ये क्या कहेगी? ये कहेगी कि एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर एक्सपांशन नहीं होगा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वॉज ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश एग्रीकल्चर पॉलिसीज। हमने पढ़ाया था आपको स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसके आपको मैं थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कंपेयर करवा रहा हूँ। जब भारत के अंदर कॉलोनाइजेशन होता है, तो कॉलोनाइजेशन होने के कारण हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस थी, उसमें कमर्शियलाइजेशन लाया गया। और जब कमर्शियलाइजेशन लाते हैं कोई भी चीज़ के अंदर, तो कमर्शियलाइजेशन का मतलब एक ही है कि हम प्रॉफिट की तरफ चले जाए, वी गो टूवर्ड्स मेकिंग प्रॉफिट। और कमर्शियलाइजेशन जब प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा, कमर्शियलाइजेशन जब बाजार के चीज़ों को प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा, तो एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होगा।
और जब एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि लैंड क्लियर होगी? और लैंड क्लियरेंस होगा तो डिफॉरेस्टेशन इनफैक्ट एक बहुत ही सिंपल आउटकम के रूप में मिलता है। तो डिफॉरेस्टेशन जिसे हम लोग जंगल साफ करना कहते हैं, वो ब्रिटिश काल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी भी यही लिखती है कि कॉलोनाइजेशन की इम्पैक्ट जब पड़ी है, जब कॉलोनाइजेशन की इम्पैक्ट बड़ी है, याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कमर्शियल क्रॉप्स को एंकरेज किया, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स के कारण ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट मिलेगा और इसके द्वारा ये पैसे कमाएंगे। कैसे? जूट है, शुगर है, व्हीट है, कॉटन है, ये वही जगहों के ऊपर ये लोग उगाने की कोशिश करेंगे जहां पे इनको बेसिकली, है ना कहीं पैसा मिलने की शुरुआत होगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब ये लोग ज्यादा पैसा मिलने की कोशिश कराएंगे तो जरूर से हमको देखने को मिलता है कि आपके डिफॉरेस्टेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, डिफॉरेस्टेशन बढ़ने का एक कारण आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी कंसीडर, जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक ये होता है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन का कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो है आपकी यूरोपियन पॉपुलेशन। अब यूरोपियन पॉपुलेशन की कहानी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन? यूरोपियन पॉपुलेशन की कहानी ये है कि उन लोगों को कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे भी चाहिए थे जहां पे उनको फूड ग्रेन्स करने की भी जरूरत थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, यूरोप के पॉपुलेशन को जब फूड ग्रेन्स चाहिए होंगे तो फूड ग्रेन्स कहाँ से लेके आएंगे? तो वो भी लोकल एग्रीकल्चर से लेके आएंगे। और एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा तो जरूर से आपकी लैंड क्लियर होगी, और लैंड क्लियर होगी तो क्या होगा दोस्तों? डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा साहब। तो दिस बिकेम द सेकंड रीजन। ये और एक और कारण बन गया जिसके कारण आपके यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। तो यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन साहब, ठीक है ना? तो ये जो बहुत सारी चीजें थी, ये लोग एग्रीकल्चर का एक प्राइम बेसिस रखते हुए डिफॉरेस्टेशन करवाने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि ये जो एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर है, एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन एरियाज है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इनफैक्ट डिफॉरेस्टेशन होने का एक और कारण ये भी था क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उनका मानना था कि जंगल से उनको कुछ नहीं मिल सकता है। इनिशियली इनको लग रहा था 19th सेंचुरी की जो शुरुआत है, वहां पे इनको लग रहा था कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां बहुत ही अनप्रोडक्टिविटी है। अनप्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि हमको कुछ ज्यादा गेन नहीं मिल सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इन लोग का मानना था कि जंगल के एरिया को साफ किया जाए, इसको क्लियर करके यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन करेंगे, इसको क्लियर करके यहाँ पे कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा देंगे। अगर इसको क्लियर करके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स और मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया तो इसके कारण जंगल को साफ करने के बाद जो वहां पे बाजार बनेगा, खेती होगी, उन सब चीजों के द्वारा राज्य को ज्यादा इनफैक्ट रेवेन्यू होने की शक्यता है। खैर, ये लोग की ये जो विचारधारा है फॉरेस्ट के प्रति वो बदल जाएगी जब उनको जंगल की पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो वी फाइंड इनिशियली द कॉलोनियल स्टेट, जो भी कॉलोनी के शासक थे, उनको लग रहा था कि जंगल के अंदर तो बहुत वाइल्डरनेस रहती है। समझे कि नहीं समझे, है ना? वाइल्डरनेस का मतलब यह है कि वहां पे रहने वाले लोग हैं, वहां के अंदर जो जंगल के अंदर जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लोग जंगल को साफ करें। जितना जंगल को साफ करेंगे उतना ही अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए फायदा होगा, क्योंकि जंगल को साफ करने के बाद वो जो लैंड है उसको कल्टीवेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कल्टीवेशन का मतलब है खेती करना, और जब खेती होगी तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर से रेवेन्यू होगी, और एग्रीकल्चर से रेवेन्यू बढ़ेगी तो राज्य को भी उसकी आय होगी। समझ में आया आपको? ठीक है। सो वी फाइंड कि लैंड इंप्रूव करना एक बहुत ही मेजर गोल था ब्रिटिश कॉलोनियल शासकों का। द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स had one of the major objectives to improve the land because they were mainly land based revenue policies। इनकी जो पॉलिसीज थी कैसी हुआ करती थी? तो इनकी रेवेन्यू पॉलिसी जो थी वो लैंड बेस्ड हुआ करती थी। इनको पता था कि जमीन से ही सब कुछ आना है, तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़े, जमीन के अंदर से ये लोग मैक्सिमाइज कर पाए,
और इनफैक्ट उनकी जो प्रॉफिट एक्सपांशन हो वो सब इनफैक्ट इन्होंने लैंड के ऊपर करने की कोशिश की। लैंड नहीं मिल रही है तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्लासी। ठीक है, तो प्लासी हुआ, उसके बाद भारत के अंदर इन लोग ने जंगलों को बहुत बड़ी मात्रा में साफ किया है। और इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि भाई देखिए, आपने जंगल साफ करने की कोशिश की, आपके जंगल साफ करने के चक्कर में हमारे जो रिसोर्सेज थे वो सब बदहाल हो जाते हैं। समझे आप लोग? ठीक है, सो वी फाइंड पर्टिकुलरली बिटवीन द ईयर 1880 टू 1920 कल्टीवेटेड एरिया की जो वैल्यू है बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। भारत के अंदर और भारत के बाहर भी जब हम लोग बात करेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अब खेती की तरफ बहुत बड़ी मात्रा में चली जाएगी। ये खेती के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चली जाती है, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया, वो यही था कि ये लोग बेसिकली सोचते थे कि हमारी जो पूरी की पूरी इनफैक्ट रेवेन्यू है वो रेवेन्यू भी इसी तरह से हमको मिलती रहेगी साहब। ठीक है ना? तो हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या क्या इनके बारे में बोला गया है और कल्टीवेशन को बेसिकली किस तरह से इन्होंने कंसीडर किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि लैंड क्लियर करना फॉर एग्रीकल्चर, फॉर कमर्शियलाइजेशन, आई वुड से जंगलों को साफ करना बिकॉज दे वांटेड टू सेटल द पॉपुलेशन, एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि ये लोग चाहते थे कि इनफैक्ट फॉरेस्ट को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिज्म की जो विचारधारा है, कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिज्म की जो विचारधारा है, ये विचारधारा का एक बहुत ही फंडामेंटल आउटकम जब हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर हमको ज़रूर से चीज़ें मिल रही है कि इन इनफैक्ट है ना, जो आपकी डिफॉरेस्टेशन है कैसे चलती रहती है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन का पॉइंट्स जब हम लोग देखते हैं तो डिफॉरेस्टेशन के पॉइंट्स के रूप में यहाँ आपको बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब जब आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, क्या होता है साहब? डिफॉरेस्टेशन होता है, तो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या होता है आप समझने की कोशिश करिएगा साहब। ठीक है ना? तो एक तो फॉरेस्ट क्लियर होता है, वेजिटेशन जहाँ पे जो भी जड़ी बूटी है, झाड़ पान होते हैं उसको साफ करते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट के अंदर जो स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, जो बहुत सारे जानवर है, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो वी फाइंड कि एक पेंटिंग दिया गया है व्हेन द वैलीज वर फुल। ये पेंटिंग है मिस्टर जॉन डॉसन के द्वारा बनाया हुआ, जहां पे इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये पेंटिंग को बताया है, ये पेंटिंग के अंदर उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स की बात बताई है और लिखा है कि वहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन्स क्या कहते थे, अमेरिका के अंदर नेटिव्स को रेड इंडियंस कहा जाता था, कि ये जो रेड इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग वहाँ पे मेज़ को उगाते थे, वाइल्ड प्लांट्स को उगाते थे। बिसन अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक जानवर दिख रहा है बिसन, यहाँ पे तो बहुत सारे बिसन है साहब। ठीक है, ये बिसन का हंटिंग किया करते थे साहब। ठीक है, एंड वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन एक टाइम के ऊपर हुआ करती थी, पर जैसे ही यहाँ पे यूरोपियन सेटलर्स आते हैं, ये यूरोपियन सेटलर्स ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये यूरोपियन सेटलर्स ने इनफैक्ट है ना, पूरी जंगलों को इनको नुकसान कर दिया, जैसे भारत में किया वैसे दुनिया के हर एक विस्तार के अंदर ये लोग करते हैं। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कॉलोनाइजेशन के जो लोग हैं ये ऐसा क्यों सोचते थे कि जितनी इनफैक्ट अनकल्टीवेटेड लैंड हो, जितनी अनकल्टीवेटेड लैंड हो, उसको हम लोग को कल्टीवेशन के अंदर लेके आना है। ठीक है, इनका एक ही गोल था, जब ये भारत के अंदर भी आए तो इनका एक ही गोल था कि कल्टीवेशन को एक्सपांड कराओ। जितना कल्टीवेशन को एक्सपांड कराओगे एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा और उतना ही हमारे लिए रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो न्यू लैंड्स आर टू बी ब्रॉट इनटू एग्रीकल्चर, नई ज़मीनें जो है उसको हमको एग्रीकल्चर के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ एनसीईआरटी के अंदर ही डेविड स्पर नाम के एक जेंटलमैन है जिन्होंने एक किताब लिखी थी रेटोरिक ऑफ एम्पायर। ये रेटोरिक ऑफ एम्पायर के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया है कि व्हाई इट वाज जस्टिफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि हम लोगों को ये जो नॉन कल्टिवेबल लैंड है उसको एग्रीकल्चर में लेके आना है, जंगलों को साफ करना है और हम लोग को सेटल करना है। ठीक है ना? तो ये लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या था, व्हाट वाज द रिवेजेस बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट एंड व्हाई दे थॉट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है उसको थोड़ा बहुत समझते हैं
कि व्हाट वाज द बेसिस बिहाइंड देयर थॉट्स, ये क्यों ऐसा सोचते थे, ठीक है ना। द आइडिया दैट अनकल्टिवेटेड लैंड हैड टू बी टेकन ओवर एंड इम्प्रूव्ड वाज अ पॉपुलर विद कॉलोनाइजेशंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो भी बेसिकली लोग हैं वो अनकल्टिवेबल लैंड को बेसिकली कल्टीवेट करेंगे और उसको कॉलोनाइजेशन के प्रक्रिया के द्वारा ही करेंगे साहब, ठीक है। इन 1896 द अमेरिकन राइटर रिचर्ड हार्डिंग रोट ऑन हॉन्डुरस इन सेंट्रल अमेरिका साहब। हॉन्डुरस करके कंट्री है साहब सेंट्रल अमेरिका के अंदर, उसके बारे में रिचर्ड हार्डिंग ने लिखा है, ठीक है। अब हार्डिंग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं देयर इज नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट डे देन दैट ऑफ व्हाट इज टू बी डन विद द वर्ल्ड्स लैंड विच इज लाइंग अनइम्प्रूव्ड। वो क्या कहते हैं कि दुनिया के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ा वही प्रश्न है कि दुनिया में जहां जहां ऐसी कोई लैंड पड़ी है जिसका कोई विकास नहीं हुआ, वो काम करना है, ठीक है। वेदर इट शैल गो टू द ग्रेट पावर दैट इज विलिंग टू टर्न इट टू द अकाउंट और रिमेन विद द ओरिजिनल ओनर हु फेल्स टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। क्या कहते हैं साहब, ये जो जमीन है किसके कब्जे में होनी चाहिए, ये जमीन वहां के स्थानिक लोगों के कब्जे में होनी चाहिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जमीन से कितनी सारी चीजें उगा सकते हैं, ये जमीन को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या ये जमीन बेसिकली ग्रेट पावर को मिलनी चाहिए। मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश थे, खास करके अमेरिकन भी हुआ करते थे, जो लोग ये लैंड में से बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको ये जमीन की वैल्यू नहीं है। ये क्या कहते हैं साहब, ये अपनी इनफैक्ट एक रेशियल बायस दर्शाते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि द पीपल हु आर स्टेइंग इन जंगल, जो लोग बेसिकली ये जो जंगल में रह रहे हैं, उन लोगों को वो है ना कि एक काइंड ऑफ लैंड की वैल्यू पता ही नहीं चल रही है। उन लोगों को इनफैक्ट है ना एक जो वे ऑफ लाइफ है उनको समझ में नहीं आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, वो कहते हैं कि सेंट्रल अमेरिका के जो लोग हैं वो बारबेरियन की तरह है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उनको ये जो ज़मीन के ऊपर वो रह रहे हैं उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस देयर वर मेनी पीपल इन द अमेरिका एंड ऑल्सो द यूरोप who were trying to oust the local people, लोकल लोगों को हटा के वहाँ पे यूरोपियन सेटलर्स को बिठा के जंगलों को साफ करके और वहाँ से कमर्शियलाइजेशन की तरफ दुनिया को आगे लेके जाना, ये इनका बहुत बड़ा और बहुत ही सिग्निफिकेंट मोटिव था जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा चलता है, ठीक है। सो वी फाइंड 3 years लेटर द अमेरिकन ओन्ड यूनाइटेड फ्रूट कंपनी वॉज फाउंडेड एंड ग्रू बनानास ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इन सेंट्रल अमेरिका. The company acquired such power over the governments of these countries that they came to be known as the Banana Republic. You might be aware about this word called as the Banana Republic. ये क्यों कहते हैं पता है साहब, ये बनाना रिपब्लिक की स्टोरी है, ये स्टोरी ही कॉलोनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली इसके बारे में 5 लाइन लिखी है। ये 5 लाइन लिखने का कारण ही ये है कि आप 1896 के आसपास का पीरियड है। 1896 के अंदर होंडुरस के बारे में अमेरिका के एक ऑथर ने लिखा कि ये ज़मीन के अंदर जो आदिवासी रह रहे हैं इनको ज़मीन का मूल्य समझ में नहीं आ रहा है। हमारे हाथ में ज़मीन आती तो हम ज़मीन से क्या कर सकते थे साहब, है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यहाँ पे भी यही बात की गई है। हियर इन दिस केस ऑल्सो द सेम थिंग एज डिस्कस्ड एंड हेंस वी फाइंड कि 3 साल के बाद यही मतलब अर्ली 1900s के आसपास का पीरियड होगा, दिस विल बी पीरियड ऑफ 1900s, जहाँ एक फ्रूट कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी साहब। ये यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने साहब सेंट्रल अमेरिका के अंदर बनाना की खेती करना शुरू किया, बनाना का प्लांटेशन लगाया साहब, और इतनी बड़ी मात्रा में प्लांटेशन लगाया कि इतनी पावरफुल हो गई वो कंपनी की उन्होंने सरकारों को हाईजैक कर दिया। द कंपनी एक्वायर्ड एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट्स। यू कैन इमेजिन कि हाउ बैड द सिचुएशन वुड बी साहब, क्या सिचुएशन हो गई होगी साहब, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है इन सब के पर्सपेक्टिव से जब हम लोग देखते हैं, इन सब के बारे में जब हम लोग समझते हैं, तो हमको एक ही चीज़ मिल रही है कि भाई ये जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, जो कॉलोनियलिज्म की जो आइडियोलॉजी उभर के आई है, और ख़ास करके जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो ग्लोबल पावर्स जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए और उसको है ना चलाने के लिए आगे चलती है तो क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको होपफुली समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये लोग लैंड इम्प्रूव कराने के लिए, क्या अल्टीमेट गोल तो यही था साहब, लैंड इम्प्रूव करो,
लैंड को इम्प्रूव करके बेसिकली जंगलों को साफ करो और उसके बाद वहाँ के आदिवासियों को, ट्राइबल्स को, नेटिव्स को अपने फेवर में लेके आओ और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज या डिफॉरेस्ट कर दिया करो साहब, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हमको यहाँ से मिलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जनरली एक परसेप्शन ये चलता है कि जहाँ जहाँ कल्टीवेशन नहीं होता है वहाँ वहाँ लोगों को लगता है कि सेटलमेंट भी नहीं हुआ होगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। एक हमारा एक पूर्व धारणा बन गई है, हमारी एक विचारधारा ऐसी हो गई है कि खेती होती है तो ही हम लोग का मानना है कि भाई साहब यहाँ पे इनफैक्ट है ना लोग रहते होंगे। और कभी कभी हमको ये लगता है कि अगर खेती नहीं हो रही, इफ द एग्रीकल्चर इज नॉट बीइंग प्रैक्टिस, दैट मीन्स कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे साहब। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट साहब, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जाम्पल बताया है। ये क्या कहता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बॉक्स के अंदर दिया है बहुत इंटरेस्टिंगली। ये एग्जाम्पल के अंदर एक बात लिखी गई है और इसके अंदर बोला गया है द एब्सेंस ऑफ कल्टीवेशन इन अ प्लेस डज नॉट मीन्स द लैंड वॉज इनहेबिटेटेड, ठीक है ना। लोग नहीं रहते थे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन द व्हाइट सेटलर्स लैंडेड दे क्लेम्ड दैट द कॉन्टिनेंट वाज एम्प्टी। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गोरे लोग आते हैं वो कौन आए थे, दे वर मेजोरिटी ब्रिटिश पीपल। और ब्रिटिश सोसाइटी में भी ऐसे लोग जिन्होंने दंगा फसाद किया था इंग्लैंड के अंदर, उनको बोट में डाल के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भेज दिया जाता था साहब, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करिए, जब ये लोग आए तो इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो खेती नहीं हो रही है, पूरे जंगल में रहने वाले लोग हैं। और इनफैक्ट ये लोग जब जंगल में अंदर की तरफ गए, व्हेन दे एंटर्ड, तो इनको पता चलता है कि यहाँ के जो अबोरिजिनल लोग हैं, अबोरिजिनल लोग का मतलब क्या है, हम लोग कहेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ की नेटिव कम्युनिटी है, उन सब लोगों ने इनफैक्ट अपने एरिया को बहुत ही क्लियरली डिमार्केट कर दिया था। यू कैन इमेजिन कि दे हैड डिमार्केटेड देयर एरिया। मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट साहब, ठीक है। In spite of the tribals of Australia or the aboriginal people of Australia were not practicing agriculture, ये लोग खेती को प्रैक्टिस नहीं करते थे, बट इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अपनी जो ज़मीन थी वो ज़मीन का प्लॉटिंग करके रखा था। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब गोरे लोग गए तो उनको पता चल रहा है कि भाई साहब देखने की कोशिश करिए कि इन लोगों ने तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया हुआ है साहब, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड दिया गया है, मैं आपको कीवर्ड बोल देता हूँ। ये कीवर्ड का नाम याद रखेगा साहब, ठीक है ना। तो कीवर्ड का नाम है नरिन। अगर आप देखोगे जी तो साइलेंट हो जाएगा साहब, ठीक है ना। तो नरिन देरी साहब, ठीक है ना, नरिन देरी करके आपको एक कम्युनिटी मिलेगी। नरिन देरी इज अ पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो लोग बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का प्लॉटिंग करके रखा था और उन्होंने अपने जो पहले एंसेस्टर थे नुरुन देरी, उनके नाम से दिया था साहब, ठीक है ना। तो नुरुन देरी वॉज द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ अबोरिजिनल पीपल और उन्होंने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी की पूरी लैंड की प्लॉटिंग की थी बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, कि कहाँ कहाँ ज़मीन के अंदर पानी मिल रहा है, कहाँ कहाँ नदी मिल रही है, कहाँ कहाँ तालाब मिल रहा है, कहाँ कहाँ बुश मतलब फॉरेस्ट होगा, कहाँ कहाँ डेजर्ट होगा साहब, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि इन स्पाइट ऑफ द होल कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, जो ये कहता है कि कल्टीवेशन नहीं होता है तो आपका सेटलमेंट होता ही नहीं है और आपका विकास होता ही नहीं है। इनफैक्ट जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग पहुंचे, कौन पहुंचे साहब, गोरे लोग, तो वो लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हुए थे। पर ऑस्ट्रेलिया में खेती तो नहीं थी, नो डाउट, और इसी के कारण इन्होंने यहाँ पे भी खेती करने की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के जंगल को, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट है उसको भी बहुत बुरी तरह से इन्होंने एनिलेट किया, खैर ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन के हिस्टोरिकल कॉजेस आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या कारण था जिसके कारण से आपका डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, इनिशियली डिफॉरेस्टेशन के 3-4 कारण मैंने आपको बताए। कौन से कारण थे वो भी आपको समझाने की कोशिश की कि डिफॉरेस्टेशन की जो इम्पैक्ट है, या मैं आपको बता रहा था साहब, ठीक है, एक एक करके बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको समझाना पड़ेगा सो दैट हमारा क्वेश्चन है वो है कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट? कॉलोनियलिज्म्स इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट साहब, ठीक है ना, जंगल के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहती है साहब। तो उसमें पहला पॉइंट था वो था डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे मैंने आपको रीजंस बताए। एक तो कल्टीवेशन के लिए, और कल्टीवेशन में 2 चीज़ थी आपको मिलेगी, एक तो कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स के अंदर मैंने आपको बताया शुगर केन, कॉटन, जूट, वीट, इस प्रकार के हम लोग क्रॉप्स को इंक्लूड कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। टी, कॉफ़ी, रबर भी आएंगे उसके बाद।
दूसरा फूड क्रॉप्स, और फूड क्रॉप्स कहाँ पे भेजने हैं, ये दोनों के दोनों अगर आप समझोगे यूरोप के नीड्स को फुलफिल करने के लिए भारत के और दुनिया के अलग अलग जंगलों को साफ किया गया। डिफॉरेस्टेशन का दूसरा कारण क्या था, तो डिफॉरेस्टेशन का दूसरा कारण आता है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखने की कोशिश करिए कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की जो पेस है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल बी इंक्रीज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ साहब, जब दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन द वर्ल्ड, वी मेनली सी, और हमको एक चीज बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि जब दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति होती है, व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग, हमको एक चीज मिल रही है वो है डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। और डिमांड फॉर रॉ मटेरियल की जब हम लोग बात करेंगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो ये डिमांड के अंतर्गत हमको चीजें मिल रही है वो है वुड की डिमांड। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। और जंगल के अंदर आपको जो टिम्बर मिलता है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का मिलता है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। ये टिम्बर का यूज अलग अलग जगह पे हो सकता है, वो चाहे आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर हो गया, वो चाहे आपके फर्नीचर के अंदर हो गया, समझ में आया आपको, वो चाहे आपके शिप बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर हो गया, क्योंकि बोट भी उस टाइम पे लकड़ा भी यूज होता था साहब, ठीक है। फिर लेटर ऑन आपकी मेटल्स और अलॉय को बनने की शुरुआत हो गई, और यही टिम्बर का यूज जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद, तो रेलवेज के अंदर पटरियों के अंदर स्लीपर्स लगाने के लिए भी यूज किया गया है साहब, ठीक है। स्लीपर्स के बारे में आपको पता होगा, यू माइट बी अवेयर अबाउट स्लीपर्स, तो मैं आपको थोड़ा बहुत खाली उसका फोटोग्राफ देख के समझाता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि एक रेलवे की पटरी है, देयर इज अ रेलवे ट्रैक गोइंग ऑन, और ये ट्रैक इस तरह से जा रहा है, इट इज गोइंग ऑन लाइक दिस। ये रेलवे ट्रैक को सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार के लकड़े के पट्टे मारे जाते हैं। यू माइट हैव सीन द वुडन प्लेट्स। आजकल तो कंक्रीट की बनने की शुरुआत हो गई है, बट पहले के टाइम के अंदर कोई भी रेलवे की पटरी चल रही होगी, वो पटरी के नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए वुडन स्लीपर्स का यूज होता था साहब। ये क्यों होता था, क्योंकि पटरी बैठ ना जाए, वरना तो क्या होगा साहब, व्हाट विल हैपन। ये आपका टॉप व्यू है, अगर आप इसको ही फ्रंट व्यू के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे तो ये आपकी रेलवे की पटरी है, और ये पटरी किसके ऊपर रहती है, इसका सपोर्ट ये है वुडन स्लीपर के ऊपर है साहब, ठीक है ना। तो जब गाड़ी आएगी, वेन एवर द ट्रेन विल कम, से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी गाड़ी है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल साहब, है ना, ये आपकी रेलवे की गाड़ी है, दिस इज द रेल, आई वुड से ये आपका कोच हो गया साहब, यहाँ पे आपके ड्राइवर साहब बैठे हैं साहब, ये रेलवे का पहिया है, दिस इज द व्हील ऑफ द रेलवे, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये आपका पहिया है। अब रेलवे किसके ऊपर चलता है साहब, ठीक है ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रेलवे जो है ये किसके ऊपर चलता है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये मैंने बोल दिया इंडियन रेलवे साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो है जिसे हम लोग कहते हैं रेल ट्रैक, हम लोग सादी भाषा में क्या कहेंगे, रेल ट्रैक के रूप में पहचानेंगे, और उसके नीचे एक लकड़े का पहिया होगा साहब, है ना, पूरा पट्टा होगा। ये जो है इसे हम लोग स्लीपर के रूप में पहचाना जाता है। ये स्लीपर का इंपॉर्टेंस क्या है साहब, क्योंकि पूरी रेलवे जो है इसी के ऊपर चलेगी, क्योंकि जो ट्रैक है ना, जो जो हमने ट्रैक बिछाया है वो भी बेसिकली किसके सपोर्ट से चलता है, वो स्लीपर के सपोर्ट से चलता है साहब, ठीक है। तो कुछ कुछ इंटरवल के ऊपर आपको स्लीपर का यूज करना पड़ता है। ये स्लीपर इनिशियली 19th और 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट था, वहाँ पे आपको वुडन मटेरियल से ही मिलेंगे, लकड़े से ही मिलेंगे, और वैसा वुड चाहिए जो हार्डवुड होना चाहिए, वैसा वुड होना चाहिए जो ड्यूरेबल होना चाहिए, वैसा वुड होना चाहिए जो सस्टेन करने वाला होना चाहिए, गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो ही आप रेलवे की गाड़ी को चला पाओगे उसके ऊपर से, ठीक है। अब तो क्या है कि ये स्लीपर इन द प्रेजेंट डे आपको सीमेंट कंक्रीट से भी मिल जाएगा साहब, ठीक है ना। तो आज तो आरसीसी से बनता है, सीमेंट कंक्रीट से बनता है, पर पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, वेन एवर द इंडस्ट्रियलाइजेशन विल इंक्रीज, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो रेल स्लीपर्स है, ये रेल स्लीपर्स का काफ़ी सारा यूज़ किया गया इन द रेलवे डेवलपमेंट। और ये स्लीपर्स लकड़े से बनते थे, ये लकड़ा भारत से पूरे इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, यही लकड़ा फॉरेन के अंदर भी भेजा गया। तो जब रेलवे का डेवलपमेंट होगा ना साहब, तो डिफॉरेस्टाइजेशन बढ़ जाएगा साहब, ठीक है ना। तो कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट जो फॉरेस्ट के ऊपर पड़ती है, ये फॉरेस्ट के ऊपर जो कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट पड़ी, उसमें आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज
and how critical it was regarding the forest life and the forest materials that was available। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बोली गई है, वो है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के अंदर क्या टॉपिक लिखा गया है? टॉपिक लिखा गया है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। रेलवे की पटरी के ऊपर जो बेसिकली स्लीपर्स रखे जाते थे, ये स्लीपर्स का जो उपयोग है, ये स्लीपर्स का उपयोग यहाँ कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करिए साहब, ठीक है ना। 19th सेंचुरी के आसपास का पीरियड है ये। 19th सेंचुरी के अंदर इनफैक्ट इंग्लैंड के अंदर जो ओक के फॉरेस्ट है वो डिसअपियर हो रहे हैं। ओक के फॉरेस्ट क्यों डिसअपियर हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें आपकी डेवलप हो रही है। एंड इसी के कारण क्या हो रहा है साहब, एक टिम्बर की जो सप्लाई है उसको लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब टिम्बर की सप्लाई ब्रिटेन की नेवी को भी चाहिए था। दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द टिम्बर यूज। एंड ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की नेवी, सब जगह के ऊपर इनको बेसिकली टिम्बर का यूज करना था। यूज करने के पीछे का एक कारण था, वो थी ब्रिटिश नेवी की शिप्स। क्योंकि अगर इनको स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर नहीं मिलता है तो इनकी बोट स्टिक नहीं पाएगी। इनफैक्ट इनको लग रहा था कि हमारा इंपीरियल पावर जो है वो शिप के कारण ही पॉसिबल हुआ है। आज हम लोग दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे फंडामेंटल रीज़न क्या है? हमारा दुनिया के ऊपर रूल करने का सबसे फंडामेंटल रीज़न ये है कि हमने यहाँ ये कंट्री को अपने बांध में रखे रखा है, हमने कंट्रोल में रखे रखा है और यहाँ से मल्टीपल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। ये जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, ये एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा हम लोग को बेसिकली जो है हमारी नेवी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। और लकड़े के बिना तो हम नहीं चल पाएंगे साहब, ठीक है। ब्रिटेन में वुड की स्कैरसिटी क्रिएट होती है, समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करिए। वुड स्कैरसिटी इन इंग्लैंड विल टेक प्लेस। और इंग्लैंड में जब वुड की स्कैरसिटी हो गई तो इंडिया से अब वुड को इन्होंने लेना शुरू कर दिया। समझे कि नहीं समझे? अब इंडिया से वुड को लेने की शुरुआत की तो क्या होगा साहब, इंडिया के अंदर भी डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत हो जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पूरे इंडिया के अलग अलग लकड़ों का उपयोग किया गया है। एंड 1820 के आसपास का पीरियड था। अगर आपको पता होगा तो 1813 के अंदर चार्टर एक्ट की पासिंग की गई थी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ये चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली भारत में खत्म कर दी जाती है। एंड व्हेन द मोनोपली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओवर बाय द ईयर 1813 चार्टर एक्ट, उसके बाद भारत का बाजार, भारत की पूरी जो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो उपनिवेशवादी ताकतों के हाथ में आ गई थी, कॉलोनियल फोर्सेस के हाथ में आ गई थी। और इंडिया के अंदर कंपनी की मोनोपोली टूटने के कारण अब रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स का एक्सप्लोटेशन भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ते 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 1820 के दशक में जंगलों को साफ करने के लिए एक साइंटिफिक प्रोसीजर अपनाया गया। और इन्होंने बेसिकली भारत के अंदर जो झाड़ थे, इंडिया के जो ट्रीज थे, उसको मैसिव स्केल में एक्सपोर्ट किया। इंडिया से काट कूट के ये लोग बोट में डाल के ब्रिटेन लेके जाते थे। वहाँ की इंडस्ट्रीज को अपनी सरकार की जो भी फैसिलिटी थी उसकी लाभ देते थे और फाइनली इंडिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन के अंदर काम करवाते थे। तो यू कैन इमेजिन कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया गया है। साल नाम का जो लकड़ा है, साल आपको पता हो, टीक, साल, बाम्बू, ये सब लकड़े के प्रकार है ना साहब, ठीक है। तो साल लॉग्स आपको सेंट्रल इंडिया में मिल जाएंगे, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर। कहाँ पे है साहब? सिंघभूम फॉरेस्ट के अंदर, याद रखेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? यहाँ से मैच द फॉलोइंग आते हैं, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत मैपिंग करोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा साहब, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर पूछता क्या है? वेजिटेशन पूछता है। और वेजिटेशन के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा झाड़ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपको मैपिंग अगर करना भी है तो आपका रीडिंग बिटवीन द लाइंस आना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस मैपिंग, ठीक है। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ पर साथों साथ आपको उसका ज्योग्राफिकल इंपैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना सीखिए साहब। जब तक आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक मज़ा नहीं आएगी। आपको लगेगा कि यार वो है ना कि वो कुछ दम नहीं है, या कुछ वो क्या है कि काइंड ऑफ बहुत ही मोनोटोनस हो गया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी को कैसे आगे हम लोग चलाएंगे साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, है ना। एनसीईआरटी के अंदर एक फोटोग्राफ दिया है कि साल के जो झाड़ थे जो सिंघभूम फॉरेस्ट के अंदर आए हैं उसको तोड़ा जा रहा है साहब, ठीक है। और तोड़ने के लिए क्या किया गया, ठीक है। वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे ना, आदिवासी, उनको जंगल डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने हायर किया
उनको बोला कि तुम ये झाड़ को तोड़ो, वहां जंगल के अंदर ही रह रहे थे साहब, ठीक है। आदिवासियों के पास पावर नहीं था कि ये लोग इनफैक्ट ये झाड़ तोड़ के अपने घर बना पाए। यू कैन इमेजिन कि हाउ बैड कॉलोनाइजेशन वॉज। कॉलोनाइजेशन डिड नॉट अलाउड द लोकल पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया to make their own houses by I would say cutting the tree। वो झाड़ को काटने के बाद वो अपना खुद का घर नहीं बना सकते, पर यही आदिवासियों को बोला जाता था कि ये झाड़ को काटो, इसमें से लकड़े की छोटी छोटी साइज बनाओ और वो बनाने के बाद रेलवे की स्लीपर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना साहब। तो ये सिचुएशन थी आपके कॉलोनाइजेशन की। तो कॉलोनाइजेशन ने क्या किया है, अब याद रखेगा कि लोगों के रिसोर्सेज तो ले लिए, उनके खुद के लिए भी नहीं रखे। लोकल पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज द रिसोर्सेज इवन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट साहब। सब कुछ बाहर लेके जाना, अपने खुद के फायदे के लिए करना, ये सब चीजें कॉलोनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा और इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो कॉलोनाइजेशन होता है, ये कॉलोनाइजेशन में रेलवेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और रेलवेज के लिए आपको लकड़ा बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होगा साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस एनसीईआरटी कहती है द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। जैसा कि अगर आपको पता होगा तो 1853 के अंदर बॉम्बे और थाने के बीच में सबसे पहली रेलवे लाइन चलती है, और जब बॉम्बे और थाने के बीच में सबसे पहली रेलवे लाइन चलने की शुरुआत होगी, उसके बाद धीरे 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 रेलवे की पटरी के नीचे जो स्लीपर का यूज करना था, वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो भारत के जंगल साफ होने की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि रेलवेज ब्रिटिश के लिए बहुत फायदे कारक थे, क्योंकि इसके द्वारा ये लोग इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे, अपने व्यापार को बढ़ाया। साथों साथ जो ब्रिटिश आर्मी जो थी उसको भी बहुत मददरूप होने वाले थे ये रेलवेज का विकास, क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी भारत के कोने कोने के चप्पे चप्पे तक जाती थी जहां जहां विद्रोह होता था। तो यू कैन इमेजिन रेलवेज अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा था। रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के वक्त जो लकड़ा लगेगा वो लकड़ा भारत के लोगों का लकड़ा होगा साहब। रेलवे को चलाने के लिए याद रखेगा साहब, ठीक है। यू कैन इमेजिन रेलवे को चलाने के लिए इनफैक्ट आपको लकड़ा चाहिए होगा एज अ फ्यूल, क्योंकि एक तो कोयले से चलता है, स्टीम इंजन थे उस टाइम के अंदर, याद आया कि नहीं आपको, ठीक है, पहले के टाइम के अंदर। दूसरा आप जो चीज यूज कर सकते हो फ्यूल के रूप में वो वुड हो सकते हैं, वुडन छोटे छोटे लकड़े के टुकड़े साहब, ठीक है ना। जलाने के लिए तो चाहिए होगा, उसमें भी आपको बेसिकली वुड चाहिए होगा। वुड कहाँ थोड़ी लंदन से आएगा, लंदन में तो ऑलरेडी कमी है साहब, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एक्सप्लॉटिंग द इंडियन रेलवेज एंड इंडियन रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। तो वुड का उपयोग किया गया एज अ फ्यूल, इंक्लूडिंग रेलवे की पटरियां इंपोज करने के लिए, रेलवे लाइन स्लीपर्स वीपर्स को लगवाने के लिए साहब, और ट्रैक्स को टुगेदर रखने के लिए साहब। अब समझने की कोशिश करिए, अगर आपको 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक लगाना है, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर साहब, ठीक है। आप समझने को अंदाजित 1.6 किलोमीटर होगा साहब 1 माइल के इक्विवेलेंट। आपको करीबन 1700 से 2000 स्लीपर चाहिए। आप समझने की कोशिश करिए कि 1 माइल की रेलवे लाइन आपको लागू करनी है। इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट 1 माइल ऑफ रेलवे साहब, ठीक है ना, 1 माइल की इनफैक्ट अगर आपको ट्रैक ले करना है तो उनके लिए आपको ये जो स्लीपर्स है ये कितनी चाहिए, द क्वांटिटी ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड अराउंड 1760 टू 2000। अब आप समझने की कोशिश करिए, 1 माइल के लिए अंग्रेजों ने भारत में कितने किलोमीटर्स लगाए थे। 1 माइल इज इक्वल टू अराउंड 1.6 किलोमीटर्स, राइट, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि अंग्रेजों ने भारत में कितने किलोमीटर्स की रेलवे पटरियां डाल के गए हैं। When the British left in India in the year 1947, अंग्रेजों ने 1947 तक आते आते करीबन 45,000 किलोमीटर्स की रेलवे ट्रैक्स को एस्टैब्लिश करके गए थे। कितना, 45,000। अगर 1.6 किलोमीटर के लिए 2000 स्लीपर चाहिए होते हैं आपको, 1.6 किलोमीटर की रेलवे की पटरी लागू करने के लिए आपको 2000 स्लीपर चाहिए, तो 45,000 किलोमीटर्स की रेलवे की पटरी डलने के लिए आपको कितने स्लीपर्स चाहिए होंगे, बताइए। हाउ मेनी स्लीपर्स विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 45,000 किलोमीटर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। आप सोचे हाउ मैग्नानिमिटी was there regarding the railway and the wood which was used in the railway साहब। और फिर रेलवे के अंदर जो इंजन था, वो इंजन के अंदर आपको जो फ्यूल डालना था, द फ्यूल दैट वाज सपोज टू यूज्ड, वो उसके लिए तो कौन करेगा साहब, हु विल डू दैट साहब। तो वो तो एक अलग ही ऑप्शन बचा हुआ है।
तो आप समझने की कोशिश करिए कि क्या सिचुएशन हो गई थी आपकी रेलवेज़ के अंदर, और रेलवेज़ की जो सिचुएशन हुई थी जहाँ पे आपके जंगलों को कितने बुरी तरह से इन लोगों ने साफ़ कर दिया था, समझे आप लोग, ठीक है? तो ऑलवेज़ अंडरस्टैंड दिस नोशन, जब आप कोई भी चीज़ें देख रहे हो हिस्ट्री के अंदर, तो कॉलोनाइज़ेशन की असर क्या पड़ती है, वो कॉलोनाइज़ेशन के असर के अंदर आपको पता होना चाहिए। 1860 तक आते-आते रेलवे नेटवर्क बढ़ा, 1890 के आसपास का पीरियड है, उसमें 25,500 किलोमीटर है साहब, एंड 1946 तक आते-आते ये कह रहा है कि 76,500 के आसपास किलोमीटर, या इनफैक्ट है ना 65,000 किलोमीटर्स के आसपास की रेलवे ट्रैक आपको दिख जाएगी साहब, ठीक है? 45,000 भी नहीं है, आपको करीबन 65,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी रेलवे इन्होंने यूज़ की हैं। ये रेलवे यूज़ करने के समय इन्होंने स्लीपर का यूज़ किया। दूसरा, जब आप ट्रैक को ले कर रहे हो और ट्रैक लेइंग के बीच में जब झाड़ आता है, व्हेनेवर यू आर लेइंग अ ट्रैक, जब आप बेसिकली कोई ट्रैक को ले कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ से यूँ जा रहे हो, और उस टाइम पे कोई ईआईए वीआईए होता नहीं था, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता था, ना ही उस दौरान अगर आप समझने की कोशिश करिएगा तो क्या कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की कोई फिजिबिलिटी स्टडी होती थी, कोई रिकॉनेसेंस होता था, कुछ नहीं होता था। खाली एक ही चीज़ थी उस टाइम के अंदर, वो क्या था साहब, आओ और जंगल साफ करो, रेलवे का विकास करो। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन हुआ करती थी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस 1850 के दशक के अंदर जब रेलवेज़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो खाली और खाली मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 35,000 से ज़्यादा रेलवे की पटरियों को काटा जाता है, या ये स्लीपर्स को इनफैक्ट बनाने के लिए इनफैक्ट इतने सारे ट्रीज को काटा जाता है। यू कैन इमेजिन 35,000 ट्रीज वर कट अन्यूअली इन द ईयर 1850s इन मद्रास। तो यू सी हाउ कंडीशन वाज बैड साहब। इन्होंने एनवायरनमेंट की बुरी हालत खराब कर दी साहब, ठीक है? तो कॉलोनाइजेशन के कारण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगी कि भाई क्या असर पड़ती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में, और उसमें आपको है ना अपने डेटा को सब्सटेंशिएट करना आना चाहिए। जब तक आप आंसर के अंदर अपने डेटा को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाओगे, एनालिसिस को, तो क्या यूपीएससी नंबर थोड़ा कम देती है, ठीक है? और डेटा को सब्सटेंशिएट करने के लिए एनसीईआरटी सबसे जेन्युइन डेटा देता है, क्योंकि ये सरकारी डेटा है, ये ऑफिशियल सरकारी पुस्तक में से ही निकला है, तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी नहीं होती है, ठीक है? इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सरकार ने झाड़ को तोड़ने के लिए बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने की शुरुआत की। ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने की शुरुआत की, जो लोग बेसिकली झाड़ इनफैक्ट है ना, कहीं न कहीं काट के और रेलवेज़ के विकास के लिए मदद करने की कोशिश करे साहब, ठीक है? तो रेलवे के कारण हमारे ट्रीज़ का डेवलपमेंट, या ट्रीज़ जो थे, बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने टारगेट करके तोड़ दिए साहब, ठीक है? सो द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगन कटिंग द ट्रीज़ इंडिस्क्रिमिनेटली, फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक स्टार्टेड डिसअपीयरिंग साहब। ये तो बहुत क्लियर कट पॉइंट है। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि जो इंडिया की जो इनफैक्ट कंडीशंस हो रही थी, वो कंडीशंस के द्वारा हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट मिल रही है कि जंगलों के आजू बाजू वाले विस्तार जो है वो साफ़ होने की शुरुआत हो जाती है। रेलवे ट्रैक साफ़ करने के पीछे इन्होंने बेसिकली जो हालत बनाई है साहब, इसके कारण जो सिचुएशन है वो काबू के बाहर भी चली जाएगी। अब आप देखने की कोशिश करिए कि ये फोटोग्राफ दिया गया है साहब, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, यहाँ ये फोटोग्राफ के अंदर बाम्बू के राफ्ट इन्होंने बताया है साहब, ठीक है ना? कसालोंग रिवर है, चिटगोंग हिल ट्रैक के ऊपर है, उसकी बताने की कोशिश की है। या दूसरा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जब आपको लकड़े को ट्रैवल कराना था, व्हेन दे वर सपोज टू ट्रैवल द वुड, तो ये लोग हाथी का उपयोग करते थे, और हाथी को कहते थे कि चलो भाई तुम इसको ना अपनी ट्रंक के अंदर फंसा के ये इनफैक्ट लकड़ा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके लेके आओ साहब, है ना? तो ये सिचुएशन थी आपकी इनफैक्ट डिफॉरेस्टेशन के पीछे। और जब डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, तो आपके ट्रीज को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होगा साहब। अब देखने की कोशिश करिएगा साहब, ठीक है? एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये पैराग्राफ दिया गया है फ्रॉम अ बुक कॉल्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप ये बुक के बारे में जानते होगे, तो बुक का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 1923 के अंदर साहब, ठीक है? और इसके अंदर क्या लिखा गया है? द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड वॉज द इंडस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुक्कूर। 300 माइल के आसपास का डिस्टेंस था, मतलब दैट वॉज अराउंड 450 किलोमीटर हम लोग गिन सकते हैं साहब। अगर आप देखोगे तो आपको 2000 स्लीपर पर माइल के हिसाब से चाहिए होंगे। स्लीपर क्या होते हैं, मैंने बताया, आड़े पट्टे जो पटरी के नीचे लगाए जाते हैं। आपको इसके लिए 6 लाख स्लीपर आपको बनाने पड़ेंगे।
6 लाख स्लीपर आपको वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। इसकी साइज़ होगी 10 फीट बाय 10 इंच बाय 5 इंच। यू कैन इमेजिन साहब, 10 फीट की उसकी बेसिकली लेंथ थी, या मैं कहूँगा कि उसकी आप पकड़ के चल सकते हो, एक लेंथ ही कहेंगे साहब, ठीक है ना। तो 10 फीट की लेंथ थी साहब, 10 फीट बाय 10 इंच साहब, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, 10 इंच उसकी विड्थ हुआ करती थी एंड 5 इंच उसकी हाइट हुआ करती थी। तो यू कैन इमेजिन कि इस प्रकार का स्लीपर लगता था। द स्लीपर वॉज सिमिलर टू दिस। मैं आपको यहाँ से ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि एक रेलवे का स्लीपर कैसा दिखता था, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए, ऐसा दिखता था साहब, ठीक है। तो 10 फीट इसकी ये लेंथ थी। अगर आप देखोगे तो उसकी जो 10 इंच की उसकी हाइट थी एंड या उसकी विड्थ कह सकते हैं, और 5 इंच की क्या हुआ करती थी, 5 इंच की उसकी हाइट हुआ करती थी साहब, ठीक है ना। तो 10 इंच विड्थ और 10 फीट की अगर आप देखोगे लेंथ मिल जाएगी आपको, एंड 5 इंच की आपको क्या मिल जाएगी साहब, उसकी हाइट मिल जाएगी। तो यू कैन इमेजिन कितना सारा लकड़ा गया होगा। 6 लाख ऐसे लकड़े हुए। 6 लाख पीसीज वर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे बिटवीन टू स्टेशंस ऑफ मुल्तान एंड सुकूर। मुल्तान एंड सुकूर आर इन द इंडस वैली रीजन। ये पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं साहब। कौन देगा इन सब का बेसिकली, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन ने बहुत तांडव किया है। colonization has basically I would say targeted the world in a very I would say very वो है ना कि बैड सेंस, बहुत ही गलत सेंस के अंदर इन्होंने टारगेट किया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कॉलोनाइजेशन के कारण इंडिया की एनवायरमेंटल डैमेज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत की होगी साहब, ठीक है। वुड का उपयोग करना फ्यूल के रूप में, 1 ट्रेन डेली अगर आप इनफैक्ट आने जाने का यूज़ करेगी तो उसको बेसिकली जो लकड़ा चाहिए होगा उसमें 219,000 लकड़ा आपको माउंट चाहिए होगा साहब। यू कैन इमेजिन कि कितना सारा आपको इनफैक्ट है ना उसको फ्यूल चाहिए होगा साहब, ठीक है। और उस दौरान जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो फ्यूल लगता है वो फ्यूल का कौन यूज करेगा साहब, ठीक है ना। तो यू सी मेनी बैड कंडीशंस वाज देयर, ठीक है। सिंध के फॉरेस्ट को साफ किया गया, झारखंड के फॉरेस्ट को साफ किया गया, पंजाब के फॉरेस्ट को साफ किया गया, है ना। जहां जहां रेलवे का डेवलपमेंट होगा वहां वहां जंगल साफ होंगे साहब। ये संसार का नियम था और यही सच्चाई थी ब्रिटिश साम्राज्य की रेलवे पॉलिसीज को लेके। यही सच्चाई थी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारतीय जो जंगल थे, इंडिया के जो फॉरेस्ट कंडीशंस थी, उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ करती थी फॉरेस्ट्री के रूप में। तो अगर आपको पूछा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन के पीछे के कारण क्या थे, तो ये सब हम लोग इसके कारण के अंदर कंसीडर कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। ये फोटोग्राफ दिया है, ट्रक कैरिंग लॉग्स व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू टेक एन एरिया फॉर लॉगिंग, one of the first thing it did was to build the wide road so that the trucks could enter. Compare this to a forest track along which people would walk, collect for the fuel wood and other minus forest produced. Many such trucks would go from forest areas to big cities. अब आप देखो बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ दिया गया है। ये फोटोग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है साहब, ठीक है। तो जब इनफैक्ट जंगलों को साफ किया जाता था, तो जंगल को साफ करने के बाद आपको जो वुड लॉग्स, वहाँ का जो लकड़ा है, वो वुड को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। और जंगल के अंदर तो पहले क्या आपके पक्के रास्ते होते नहीं थे, और जंगल के अंदर पक्के रास्ते ना होने के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है, उस दौरान पहले तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो पहले जंगल के अंदर रास्ता क्लियर करेंगे सो दैट बड़ी बड़ी ट्रक्स आ पाए। ये ट्रक्स बेसिकली ये जो लकड़ा है जंगल के अंदर जो साफ किया गया है उसको ट्रक के अंदर डाल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिटी के अंदर जाके बेच दें। तो आप देखिए दो चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। पहला इम्पैक्ट ये होता है कि जंगल साफ तो हुए लकड़ों के कारण, इनफैक्ट आपके जो जंगल आपने साफ कर रहे थे वो। दूसरा, वहां पे आप रोडवेज का डेवलपमेंट कर रहे हो। व्हेन यू आर डेवलपिंग रोडवेज विद इन अ जंगल एंड अ फॉरेस्ट, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू आर फेलिंग फर्दर ट्रीज, आप और झाड़ों को नीचे गिरा रहे हो। तो ब्रिटिश काल के अंदर ये पॉलिसी बहुत चली, रास्ता साफ हुआ फॉरेस्ट के अंदर, फिर जंगल को साफ किया गया, उसके अंदर से जो लकड़ा था वो सब बसों में डाल के आपकी ट्रक के अंदर डाल के उसके बाद सिटीज में ट्रांसपोर्ट करा दिया गया। तो ये पूरी कंडीशन बनती है, ये पूरी कंडीशन बनती है जहां पे ब्रिटेन की जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी या कॉलोनियल पॉलिसीज थी, जिसके कारण जंगल में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान कर दिया गया और इसी के कारण डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता है साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ब्रिटेन क्यों डिफॉरेस्टेशन करवाना चाहता था।
तो ब्रिटेन ने डिफॉरेस्टेशन करवाया, उसके पीछे उसके खुद के पर्सनल गेन्स थे। और अभी मैंने आपको जो पर्सनल गेन्स के बारे में बताया, ये पर्सनल गेन्स के अंदर आपको डिफॉरेस्टेशन के कारण के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक सबसे फंडामेंटल कारण था, वो था कल्टीवेशन, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स को बनाने के लिए। दूसरा कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में रॉ मटेरियल्स के रूप में आपके लकड़े का उपयोग करना, टिम्बर का उपयोग करना, और उसके बाद मैंने बताया कि रेलवेज का डेवलपमेंट होना। और रेलवेज में दो प्रकार से लकड़े का यूज होता था। एक तो बेसिकली आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसे स्लीपर्स के रूप में पहचानते हैं। दूसरा हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर गिन सकते हैं, जहां पे फ्यूल्स के रूप में भी लकड़े का उपयोग होता था। और इसी के कारण आपका लकड़ा और इनफैक्ट यूज हुआ, डिफॉरेस्टेशन उतना ज्यादा होगा। ये सब चीजें डिफॉरेस्टेशन को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इनफैक्ट जो रोड बनाया है, ये रोड कैसे बनाया है? बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट। और जंगल को जो साफ किया है, उसके कारण भी आपका डिफॉरेस्टेशन होगा। इनफैक्ट आज की तारीख में भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बीच बीच में रुक गए थे। उसके पीछे का कारण ही ये था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि डिफॉरेस्टेशन बढ़े, और इसके कारण एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली हम लोग कुछ रास्ता निकाले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वी सी मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन के अलग अलग पॉइंट्स हमको मिलते रहेंगे। अब ये डिफॉरेस्टेशन करवाने का एक आखिरी हमको जो रीज़न मिलेगा, वो रीज़न याद रखेगा, वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। किसके पीछे साहब? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्लांटेशन साहब? ठीक है, तो प्लांटेशन क्या होता है? तो मैंने आपको शायद स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी अगर आपने मेरे से पढ़ी है, तो मैंने आपको प्लांटेशन के बारे में बताया था। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द प्लांटेशन, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या कहता है, किस तरह से वो चीज़ें जोड़ता है साहब। ठीक है, ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा साहब। ठीक है, ये क्या करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, कि जो एग्जिस्टिंग आपकी लैंड है, एग्जिस्टिंग कल्टीवेबल लैंड है, ये एग्जिस्टिंग कल्टीवेबल लैंड के अंदर जो क्रॉप उगाया जा रहा है, जो प्रेजेंट क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय एनी काइंड ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जिसके द्वारा ये लोग पैसा कमा पाए। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो भारत के अंदर बहुत सारे हिली एरियाज हुआ करते थे। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेन्स के एरिया भी हुआ करते थे, जहाँ जहाँ ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आपको टी है, कॉफ़ी हो गई है, शुगर केन हो गई है, जूट हो गया है, इन सब की जो खेती है, ये प्लांटेशन के अंदर कंसीडर की जाएगी। रबर को कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये वैसी जगह पे किया जाएगा जहाँ एग्जिस्टिंग हो सकता है कि कल्टीवेबल लैंड हो, या ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर कभी कभी वहाँ पे भी किया जा सकता था जहाँ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट अवेलेबल हो, पर ये फॉरेस्ट के अंदर इनफैक्ट आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो इन द फ्यूचर। गेटिंग माय पॉइंट? फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है, वहाँ पे ज़मीन थोड़ी अच्छी है, तो इन्होंने कहा कि ये पुराने जंगल को साफ किया जाए, वहाँ पे नई खेती करेंगे और हमारा लाभ करेंगे साहब। ठीक है, इनफैक्ट भारत के अंदर आज की तारीख के अंदर अगर आप उत्तराखंड के अंदर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश के अंदर चले जाओ, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमको आज जो कुछ कुछ झाड़ मिल रहे हैं, हमको कुछ कुछ ट्रीज मिल रहे हैं शिवालिक के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, शिवालिक के अंदर हमको जो ट्रीज मिल रहे हैं, ये ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश साहब। ये कौन से झाड़ की वैरायटी थी, ये मुझे बताइएगा। मैं आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है कि देयर वाज अ टाइप ऑफ ट्रीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। कुछ झाड़ के प्रकार थे जो अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे साहब, और वो झाड़ के प्रकारों के द्वारा हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि अंग्रेजों ने भारत में ही क्यों बनाया, क्योंकि अंग्रेजों को उसका लाभ हो रहा था। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है, उसको साफ किया गया, और अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के फेवर के लिए अंग्रेजों ने बेसिकली प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाने की शुरुआत की। ठीक है, सो वी फाइंड प्लांटेशन वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। तो ये कहता है कि लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्रिएट टू मेक वे फॉर द टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन। टी,
कॉफी एंड रबर प्लांटेशन, ये तीनों के तीनों प्लांटेशन के एग्जाम्पल है, याद रखेगा। टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटीज, यूरोप के अंदर जो भी नीड थी वो हम लोग को पूरी करनी थी साहब, ठीक है। सो द कॉलोनियल गवर्नर टूक ओवर द फॉरेस्ट, गिव वास्ट एरियाज टू द यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। दिस एरियाज वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विथ टी और कॉफी। मतलब क्या है कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई, जैसे ही ब्रिटिश पावर के ऊपर आए, इन्होंने कुछ कुछ एरिया को साफ कर दिया और प्लांटर्स को वहाँ पे सेटल कर दिया। प्लांटर्स को सेटल करने का मतलब क्या है साहब, कि वहाँ पे कुछ कुछ गोरे लोग आए, इन लोग ने ज़मीन अपने काबू में ली और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को बताया कि आज के बाद आप हम बोलेंगे वही क्रॉप को ग्रो करोगे, आप इंडिपेंडेंटली अपने कोई क्रॉप्स का फार्मिंग नहीं कर सकते। आज के बाद हम आपको जो बोलेंगे वही क्रॉप को ग्रो करना है, हमारे सिवाय आप कोई और क्रॉप का एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं कर सकते। इसको प्लांटेशन कहते हैं। यू माइट बी अवेयर अबाउट अ केस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह माय फ्रेंड। आपको पता होगा कि चंपारण के अंदर क्या हुआ था, वाई द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस। हाँ, चंपारण सत्याग्रह क्यों होता है तो आपको जानकारी होगी। तो चंपारण के अंदर 1917 में एक बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ, और चंपारण के अंदर जो सत्याग्रह होता है उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का कारण था वो था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्यों प्लांटेशन एग्रीकल्चर? क्योंकि इनिशियली जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आती है तो उन्होंने बंगाल के अंदर इंडिगो नाम का जो क्रॉप है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नील का जो क्रॉप है, वो इंडिगो क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे फॉर द लोकल फार्मर्स। बहुत सारे लोकल फार्मर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ लोकल फार्मर्स को कहा था, और भी यूरोपियंस थे, वो कहा था कि आपको हमारे लिए इंडिगो ही ग्रो करना है, क्योंकि इंडिगो यूरोप के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल था। प्रॉब्लम ये हुआ कि 1858 तक आते आते बंगाल के अंदर इंडिगो रिबेलियन हो गया, और ये जब इंडिगो रिबेलियन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया और ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया कि आज के बाद बंगाल में अभी इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ग्रो द इंडिगो इन बंगाल। इंडिगो बंगाल के अंदर नहीं करेंगे, अब ये इंडिगो हम लोग बिहार के अंदर लेके जाएंगे। और बिहार में जो फार्मर्स थे, वो फार्मर्स की ज़मीन को इन लोग ने इनडायरेक्टली कैप्चर कर दिया और वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन प्लांटर्स को एस्टेब्लिश कर दिया। बहुत सारे बड़े बड़े जो खेत के साथ जुड़े हुए, कमर्शियल एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए गोरे लोग थे, उनको बोला गया कि आप यहाँ पे ये ज़मीन के ऊपर खेती करिए और लोकल पीपल को इनफैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आइए जहाँ उनको कंपलसरी एक क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा। एक सिस्टम हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं 3 कठिया सिस्टम। यू माइट बी अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड 3 कठिया सिस्टम। ये 3 कठिया सिस्टम बेसिकली चंपारण के अंदर यूज़ की गई थी। इसको 3/20 सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे 20 कंठा मतलब 1 बीघा, 1 बीघे में से तीसरा भाग 1/3 ऑफ द बीघा शुड बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। वो खेती के अंदर आपको यूज करना है फॉर ओनली एंड ओनली इंडिगो क्रॉप्स। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, उसके कारण भारत के लोगों ने, भारत के किसानों ने विद्रोह किया है। ये जो प्लांटेशन बड़ी मात्रा में हुआ उसके कारण भारत के किसानों ने, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमको मिलता है कि दे हैव यूज द सत्याग्रह। जब गांधी जी 1917 के अंदर सत्याग्रह के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। खैर, ये आपका एक ब्रीफ या मैं कहूँगा बहुत ही डिटेल पर्सपेक्टिव था, जहाँ पे ये चैप्टर की जब हमने शुरुआत की तो चैप्टर की शुरुआत के अंदर मुझे आपको ये बताना था कि कैसे कॉलोनियलिज्म के कारण, किसके कारण, कॉलोनियलिज्म के कारण, कैसे कॉलोनियलिज्म के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफॉरेस्टेशन होता है। ये डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताया साहब, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये पूछा जा सकता है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक है और ये इंडियन हिस्ट्री में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली यूपीएससी के अंदर, पीटी के अंदर ही आएगा, मेंस के अंदर भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है कि ये फॉरेस्ट सोसाइटी को सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा, वो है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के रूप में जब इम्पैक्ट किया है, व्हेन इट इज इम्पैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो चुप बैठेंगे, क्या वो रिएक्ट करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, डू यू थिंक दैट दे विल कीप मम और दे विल रिएक्ट?
रिएक्शन तो आएगा ही दोस्तों। ये रिएक्शन रिबेलियन के रूप में आता है। कैसे आता है, किस तरह से उनकी लाइफ के ऊपर कॉलोनाइजेशन इम्पैक्ट करता है और किस तरह से अलग अलग प्रकार की असरें होती है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, पर ये क्लास के अंदर नहीं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। आज यहाँ पे ही रोकते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटे के आसपास डिस्कशन किया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही है दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको जो रिवाइज फीस के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ये फीस के अंदर 12 मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 44,500 के अंदर जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग जीएस एंड ऑप्शनल बोथ इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो यूपीएससी अनअकैडमी ने बेसिकली 24 मंथ्स का 64,800 और एक तीसरी ऑप्शन निकाला है 3 इयर्स, जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। वो 81,000 में प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकते हैं। पर यू आर सपोज टू टेक सब्सक्रिप्शन बिफोर 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के बाद अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो ऑप्शनल की अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर आपका 49,500 जो आपकी ऑफिशियली जीएस की फीस है, उसके अंदर ही आपको खाली अवेबिलिटी रहेगी। ऑप्शनल के अंदर अवेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ऑप्शनल की अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी है। प्लीज़ गेट योर सब्सक्रिप्शन बिफोर 31 अक्टूबर। आपको जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल की जो सब्सक्रिप्शन है वो दोनों की दोनों एक सब्सक्रिप्शन से हो जाएगी। आफ्टर 31 अक्टूबर आपको ऑप्शनल के लिए अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ऑप्शनल के लिए 27,500 इज़ फॉर 1 ईयर एंड यूपीएससी के लिए 49,500 इज़ फॉर 1 ईयर। इसमें आप रेफरल कोड ज़रूर से यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। उसके बावजूद भी आपकी फ़ीस बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो क्या है कि पूरा का पूरा जीएस प्लस ऑप्शनल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन दिस फीस ऑफ 1 ईयर ऑफ 44,500 साहब, ठीक है। और आइकॉनिक लेना चाहते हो, पर्सनल कोच आपको मिलेगा जो आइकॉनिक के अंदर आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग से लेके हर एक चीज़ में। इनफैक्ट ये 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ज़रूर से सपोर्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक की तरफ जाइए, सो दैट आपको गाइडेंस मिलती रहे, पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलती रहे और साथों साथ आपको मदद मिल जाए कि कैसे तैयारी करनी है। चलिए ठीक है ना, आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्लास को। आई कंक्लूड द क्लास टुडे। बहुत इंटरेस्टिंगली हमने ये चैप्टर को शुरू किया है। अब मैं आपको मिलूंगा ये चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कल के दिन के अंदर हम लोग ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जिनको अनअकैडमी के बारे में नहीं पता है और उनको प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है, अगर वो चाहते हैं कि उनको डेमो देखना है तो मेरे स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है। ये फ्री क्लासेस होता है, ये रिकॉर्डेड भी होते हैं और मैं वीक में एक आध बार लाइव क्लास भी लेता हूँ। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। और ये आप कभी भी देख सकते हो, आप देख के आओ, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और दूसरे टीचर्स के भी आपको क्लासेस अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड PN लाइव मत भूलिएगा, ठीक है ना। ऑलवेज 10% डिस्काउंट कोड आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, वो है PN लाइव। आपके कोई भी फ्रेंड ले रहा है सब्सक्रिप्शन, कोई भी पहचान वाला ले रहा है, सबको बोल देना PN लाइव यूज़ करें। SSC का सब्सक्रिप्शन, SSC UPSC कोई भी, UPSC में लोगे तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करने के लिए बैठा हूँ और आपकी तैयारी और आपका जो गोल है उसमें ज़रूर से एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के लिए आपकी मदद करने के लिए भी बैठा हूँ, ठीक है। आज कंक्लूड करते हैं हम लोग यहाँ पे और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।